नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन करते हैं जो कि रेलवे के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और यह आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से भी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे ही क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पिछले 3 से 4 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ से हमारा 1951 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी IAA। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन सर्वप्रथम मानव मूत्र से निकाला गया था और ये प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा यहाँ से क्रियाशील भाग में जाते हैं। वहीं आपका इंडोल थर्ड ये होता है आपका एस्टिक अम्ल जिसे हम लोग कहेंगे IAA। और इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल ये प्राकृतिक ऑक्सीजन होता है। वहीं आपका हो जाएगा NaA। तो इसकी फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी नेफ्थलीन एस्टिक अम्ल। तो ये Na हो जाएगा और 2.4 और D। तो ये हो जाएगा 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक अम्ल। तो ये आपको याद रखना और ये एक कृत्रिम ऑक्सीजन होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला एक हार्मोन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सिन। तो ये आपका जानवरों में नहीं पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? तो ये पादपों या पेड़ पौधों में ये पाया जाता है। तो इसको याद रखना है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं इसके फैक्ट कि ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जिसके कारण पौधों में वृद्धि होती है और यह पौधों के वर्धी भागों में पाया जाता है, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन ये जंतु हार्मोन होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना कि कौन कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो ये होता है आपका साइटोकाइनिन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो साइटोकाइनिन एक हार्मोन की खोज ये मिलर ने 1955 में की थी। काइनेटिक तथा जिएटिन रासायनिक साइटोकाइनिन का कार्य करते हैं। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर होता है जहां कोशिका विभाजन होता है और इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जीर्णता का निलंबन करना होता है। तो ये फैक्ट साथ ही साथ नोट डाउन कर लेना। और एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं हम लोग वो भी डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में यहाँ से भी इनके फैक्ट से क्वेश्चन बने हुए थे। तो इसलिए आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि जिएटिन का उत्पादन किसमें होता है और इसे जाइलम में कहाँ तक पाया जाता है? जहाँ यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो इसमें आपको बताना है आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या आपको फिल करना है। तो जिएटिन का उत्पादन तो ये आपका होता है जड़ में और इसे जाइलम में टहनी तक पहुँचाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि जिएटिन साइटोकाइनिन कुल का एक हार्मोन होता है जिसका उत्पादन जड़ों में होता है और यह पौधों को पार्श्व भागों जिसे हम लोग कहेंगे टहनियों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो ये होता है आपका एब्सेसिक अम्ल। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो एब्सेसिक अम्ल ये वृद्धि रोधक का कार्य करते हैं, अर्थात यह पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं कि एब्सेसिक अम्ल एपिडर्मिस में रंध्रों को बंद करने के लिए उत्तेजित करता है। तो यहाँ पे एब्सेसिक अम्ल कोशिका विभाजन को अवरुद्ध करता है जिससे फलों और पत्तियों का विलगन या गिरने में हो सकता है। अगला है कि यह बीज में निष्क्रियता पैदा करता है और विलुप्त होने और अन्य प्रतिकूल विकास कारकों में सहायक होता है। तो ये फैक्ट आपको साथ ही साथ याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो वृद्धि रोकने वाला ये होता है पादप हार्मोन एब्सेसिकम। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि पौधों में साइटोकाइनिन क्या होता है?
तो यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हम लोगों ने अभी फैक्ट में डिस्कस किया था। ये यहाँ से ये देख सकते हैं कि प्रतिकूल कारकों में सहायक होता है या कोशिका विभाजन में यह सहायक होता है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं हम हम लोग उनको डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चनों को भी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। तो इसमें कौन सा हार्मोन हो जाएगा जो पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदी को बढ़ावा देता है? तो कौन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन्स। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क आउट जरूर कर लेना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेलवे के द्वारा ये 3 बार एक ही साल में इसको पूछा गया था। तो इसलिए ये आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा, सेम ऑप्शन यही। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज से या सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, तो यह कहलाता है आपका ऑक्सिन हार्मोन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मीन्स आपका हो जाएगा कि सूरज की रोशनी से पौधा मुरझा जाता है, तो ये ऑक्सिन स्रावित होने के कारण। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पादपों हार्मोन नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे पादप हार्मोन नहीं होता है? तो यहाँ से हम लोग कल वाली क्लास में डिस्कस किए थे, ऑक्सिन ये भी होता है, एब्सिसिकम ये भी होता है, और जिब्रेलिन ये भी होता है, लेकिन आपका एड्रेनलिन ये नहीं होता है, ये एक मानव हार्मोन होता है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके ये रहे सामने कि एड्रेनलिन ये पादप हार्मोन नहीं होता है, बल्कि ये मनुष्य में अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, या यूं कहें ये मानव हार्मोन होता है। इसे हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। इसे हम लोग कहते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन, फाइट या फ्लाइट हार्मोन। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। वहीं आपके पादप हार्मोन ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ये 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। पहला हो जाएगा ऑक्सिन, दूसरा हो जाएगा जिब्रेलिन्स, तीसरा हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन, और चौथा हो जाएगा एब्सिसिकम। वहीं आपका पांचवा ये हो जाएगा एथिलीन। तो ये 5 होते हैं आपके पादप हार्मोन। वहीं आपका एड्रिनल हार्मोन ये होता है आपका मानव हार्मोन। अब बढ़ेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर, जिसका नाम हो जाएगा पादप गतियाँ। तो प्लांट मूवमेंट किस प्रकार होता है हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में बनते हैं उनको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हो जाएगा 1962 नंबर कि सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो यदि आपके इधर सूरजमुखी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप यह किस स्थान से वीडियो देख रहे हैं, मीन्स आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कौन सा है। और जनरली आपने फोटो में भी देखा होगा कि इस प्रकार एक सूरजमुखी का पेड़ होता है, और ये कुछ यूं तरीका का घूमे रहता है, और इसमें इस तरह के इसमें इसकी ये कली होती हैं, और यहाँ पे इसमें बीज होते हैं। तो ये होता है आपका कुछ इस टाइप का सूरजमुखी का पेड़, ऐसे इस तरह ये पत्ते निकले होते हैं। तो ये जो मूव हो जाता है सूर्य की रोशनी की ओर, तो ये किस कारण होता है या इसको क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये लेटेस्ट पैटर्न के देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 और शिफ्ट सेकंड में यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसके हम लोग फैक्ट समझेंगे कि सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की क्रिया को फोटोट्रॉपिज्म, जैसे हम लोग हिंदी में कहेंगे प्रकाशानुवर्तन। तो ये भी दोनों वर्जन आपको याद रखने हैं, हिंदी में और इंग्लिश में भी। और प्रकाशानुवर्तन के कारण ही किसी जीव की ऐसी वृद्धि होती है जो प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित होता है, और यह सबसे अधिक पौधों में देखा जाता है जो हमेशा सूर्य जैसे प्रकाश स्रोतों की दिशा में बढ़ते हैं। तो ये फैक्ट आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अनुवर्तन अधिकांशता दर्शाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही वही क्वेश्चन है जो अन्य बच्चे छोड़ के आएंगे, और एक आप होंगे इनको करके जाएंगे, तो तभी आप लिस्ट में उन बच्चों से ऊपर होंगे जो बच्चे इनको छोड़ के आएंगे, क्योंकि सभी का सिलेक्शन ऐसे नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब करेंगे, वो आप भी कर रहे हैं, अन्य बच्चे भी करेंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही होते हैं जो सब बच्चे छोड़ेंगे लेकिन आप करके आएंगे, तो तभी उन बच्चों में आप लिस्ट में जब देखेंगे तो आपका नाम सबसे टॉप पे मिलेगा।
तो यहाँ से क्वेश्चन है कि अनुवर्तन अधिकांशता दर्शाता है, तो यह किसी पौधे का दिशात्मक विकास को दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से एनटीपीसी 2017 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। और अनुवर्तन अधिकांशता किसी पौधे के दिशात्मक विकास को दर्शाता है। किसी बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया में पौधे के किसी भाग की गति जिसमें उद्दीपन की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित करती है, इसे हम लोग अनुवर्तन कहते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि फोटोट्रॉफिज्म का क्या अर्थ होता है। तो फोटोट्रॉफिज्म यह आपका पौधे की प्रकाश की दिशा को बढ़ना कहते हैं, इसी को हम लोग। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि आरआरबी जेई में भी यहाँ से पूछे हुए क्वेश्चन है 2019 में जो अभी एग्जाम हुआ था। और फ्रेंड्स हम लोग उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में रेलवे के आए हुए हैं। चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एलपीएन टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ का हो, या फिर आपका ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, और आरआरबी जेई का हो, तो जो भी रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराती है वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। तो एक भी वीडियो और एक भी क्लास आपको स्किप नहीं करनी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और यार मित्र दोस्तों में भी इसको शेयर करना। तो यहाँ से अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधे के किस अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग धनात्मक अनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब किसी पौधे के किसी अंग की वृद्धि होती है और वह उद्दीपन की ओर झुक जाता, मीन्स जहाँ से उसके सूर्य का प्रकाश आता है उधर ही झुक जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं धनात्मक अनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। तो ऑप्शन या ए करेक्ट हो जाएगा। तो पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर होती है तो उसे धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। और बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे के अंगों का उद्दीपन की दिशा में गति करना, यह अनुवर्तन गति कहलाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा कि जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो हम लोग इसके ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन ए है कि ऋणात्मक अनुवर्तन, ऑप्शन बी है धनात्मक अनुवर्तन, ऑप्शन सी है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, और ऑप्शन डी है कि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, ये होता है आपका ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से भी ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की अनुपस्थिति में ना होकर उपस्थिति में होती है तो यहीं पे आपका हो जाता है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो इस तरह आप दोनों रिलेट करके याद रखना है। जब प्रकाश की उपस्थिति में होगी तब यहाँ पे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होगा, और जब प्रकाश की अनुपस्थिति में होगी तब आपका ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होगा। तो ये दोनों फैक्ट साथ ही साथ रिलेट करके याद रखना है। और पौधों की जड़ों में ऋण प्रकाशानुवर्तन होता है, जिससे कि वे प्रकाश की विपरीत दिशा में अर्थात भूमि में नीचे की ओर वृद्धि करते हैं। तो इसीलिए उसकी जो जड़ें होती हैं इधर उधर आपकी फैलती होती हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो इस वृद्धि को कहते हैं हम लोग गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल की प्रक्रिया के सापेक्ष पौधे के हिस्सों की वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है, और पौधे के तने के ऊपर की ओर वृद्धि को ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है, और जड़ों की नीचे की ओर वृद्धि को हम लोग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। वहीं आपका प्रकाशानुवर्तन ये होता है आपका प्रकाश की दिशा में पौधों की वृद्धि, जैसे आपका हो जाएगा सूरजमुखी का वृक्ष, ये आपकी प्रकाश की ऊर्जा में ही वृद्धि करता है या प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। और जलानुवर्तन ये होता है पानी या नम की ओर पौधों के हिस्से की वृद्धि। अगला हो जाएगा रासानुवर्तन, ये कुछ रासायनिक पदार्थों की प्रतिक्रिया में पौधों में वृद्धि या पौधे के अंगों में वृद्धि होती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के पूछे जाते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग एक अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम आपका हो जाएगा पौधों में जनन। तो पौधों में जनन किस प्रकार होता है हम लोग यहाँ से भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
तो 1968 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो जाएगा, राइजोपस के निम्नांकित चित्र में कायिक अंग और प्रजनन अंग की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे ए और बी यहाँ पे भाग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ये रहे आपके सामने, किस प्रकार हो जाएंगे। तो ए जो है ये आपका प्रजनन अंग हो जाएगा और वी ये कायिक अंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चित्र में आपके दिए गए हैं, तो ए वाला भाग ये आपका हो जाएगा प्रजनन अंग और ये बी वाला भाग ये आपका हो जाएगा कायिक अंग। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, ये लेटेस्ट पैटर्न के ही हैं, 2022 में यहाँ से आए हुए क्वेश्चन है। और दिए गए राइजोपस के रेखांचित्र में ए द्वारा प्रजनन अंग को और वी कायिक अंग को प्रदर्शित करता है। वहीं राइजोपस एक मृतोपजीवी कवक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार डाल के जरूर लिख लेना, ये पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और यह अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो ये फैक्ट रहे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला प्रश्न हो जाएगा कि राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद में इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है। तो ये किस में होता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, बीजाणु निर्माण। ऑप्शन वी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हो जाएंगे कि राइजोपस अलैंगिक और लैंगिक दोनों रूप में प्रजनन करता है। लैंगिक प्रजनन बीजाणु निर्माण, और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पोरेंजियो स्पोर्स और क्लेमाइडो स्पोर्स के गठन से होता है। वहीं आपका लैंगिक जनक ये संगत कवक तंतुओं के संलयन द्वारा होता है। तो ये इसके फैक्ट जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है। तो ये होता है आपका फर्न का वृक्ष, ये बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है, मीन्स आपका दोबारा उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। पादपों में लैंगिक व अलैंगिक दो प्रकार का प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन में पादप बिना बीजों के ही अपने नए पादप का निर्माण कर सकते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में नए पादप बीजों से ही प्राप्त होते हैं। और अलैंगिक प्रजनन खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। इसमें आपका हो जाएगा फर्न और मांस जैसे पादपों में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। तो ये फैक्ट आपको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, और ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, या इसका कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये होते हैं आपके शकरकंद टाइप के पौधे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो शकरकंद पौधा अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकता है, और यह एक सपुष्पक पौधा होता है, और इसके रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है, जो जमीन के अंदर फूल जाती है और फूले हुए जड़ों में काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके लिए एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्त्री पूर्वता। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि ग्रुप डी में इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मीन्स आपको गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो ऑप्शन ए है कि बीज से उत्पन्न होने वाले पौधे की तुलना में इन पौधे में फूल और फल पहले आते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि पौधे जड़, तने और पत्तियों से उगाए जाते हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपके भिन्न नहीं होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो पौधों में कायिक प्रवर्धन 3 विधियों से होता है। एक तो विधि हो जाएगी आपकी लेयरिंग, सेकंड आपकी हो जाएगी ग्राफ्टिंग, और थर्ड आपकी हो जाएगी टिश्यू कल्चर से। तो इस 3 विधियों से आपका प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवांशिक रूप से पूर्णतः समान होते हैं, अतः कथन सी आपका गलत हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, तो ये होता है आपका ग्राफ्टिंग। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके हम लोग फैक्ट देखेंगे। अलैंगिक प्रजनन प्रजनन की वह विधा है जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन शामिल नहीं होता, और ऐसे संपत्ति को हम लोग जन्म देते हैं
ऐसे संतति को जन्म देते हैं जो आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। पौधे युग्मक के निषेचन के बिना वानस्पतिक प्रजनन या दोबारा अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में ग्राफ्टिंग अलैंगिक प्रजनन का एग्जाम्पल नहीं है, जबकि आपका हो जाएगा विखंडन और द्विभाजन मुकुलन अलैंगिक प्रजनन के ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको नोट डाउन कर लेने हैं। बढ़ेंगे हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हो जाएगा कि पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे गलत कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा कि पौधे से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम से उठाए गए ऊतकों से प्रजनन हो सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, तो हो सकता है। ऑप्शन बी है कि बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे गलत कथन का चयन करें। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है, ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। वहीं आपका पुष्पी पादपों में प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से हो सकता है। अलैंगिक प्रजनन तनों के टुकड़ों से बीजों के माध्यम से तथा कृत्रिम माध्यम से उगाए गए ऊतकों से हो सकता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अंग उसका पुष्प होता है। पुष्प में पराग और अंडों का उत्पादन, परागकण तथा निषेचन क्रिया के बीज तथा फलों के विकास के साथ ही बीजों तथा फलों का प्रकीर्णन आदि अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होंगे 25 क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है और ये रेलवे के ही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्लास आपको स्किप नहीं करनी है। और वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं वहाँ पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।